16 फरवरी 2026 आज का प्रोग्राम शुरू होता है। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। विदेशी नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने अश्व वर्ष की शुभकामनाएं दी। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में चौथा वसंतोत्सव। शेंचो 21 अंतरिक्ष यात्रियों ने देशवासियों को दी बधाई। और 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ट्रांस अटलांटिक मतभेदों के बीच हुआ खत्म। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। हाल ही में कई देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संदेश भेजकर चीनी नागरिकों को अश्व वर्ष की शुभकामनाएं दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बधाई देते हुए कहा कि नए युग के लिए रूस चीन व्यापक रणनीतिक समन्वय साझेदारी ने पिछले साल सुचारू विकास बनाए रखा और फलदायी परिणाम हासिल किए। उन्होंने चीनी लोगों के सुख, स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दे सिल्वा ने दोनों देशों के लोगों को अश्व वर्ष की समृद्धि और शुभता की शुभकामनाएं दी। ब्राजील चीन के साथ सहयोग का विस्तार जारी रखने और एक अधिक न्यायपूर्ण विश्व और चीन ब्राजील साझा भविष्य वाले समुदाय का निर्माण बढ़ाने को तैयार है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दूरदर्शी नेतृत्व में चीन ने आधुनिकीकरण, नवाचार और वैश्विक सहयोग में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पाकिस्तान राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित 4 वैश्विक पहलों का पूरा समर्थन करता है और दोनों देशों के बीच सर्वांगीण रणनीतिक सहयोग को और गहरा करता रहेगा। वहीं सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा कि अश्व वर्ष जीवंतता, प्रगति, साहस और निर्णायक होने का प्रतीक है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दूरदर्शी और बुद्धिमान नेतृत्व में चीन विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करना जारी रखेगा। उधर वसंत उत्सव की पूर्व संध्या पर विश्व भर में कई स्थानों पर चीनी नववर्ष मनाने के लिए विभिन्न समारोह आयोजित किए गए। कनाडा में चाइना नेशनल पेकिंग ओपेरा कंपनी के हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर दौरे का अंतिम प्रदर्शन टोरंटो में हुआ, जिसका दर्शकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और थिएटर खचाखच भरा हुआ था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रदर्शन को बधाई संदेश भेजा और लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उधर हाल के दिनों में CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के प्रचार वीडियो कई दक्षिण एशियाई देशों के मुख्यधारा मीडिया में व्यापक तौर पर प्रसारित किए गए हैं और विदेशी टीवी एंकर और दर्शकों ने चीनी मित्रों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उधर चीन के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के मुताबिक राष्ट्रीय चार्जिंग अवसंरचना निगरानी और सेवा मंच में शामिल 53,300 हाईवे चार्जिंग पॉइंट्स के आंकड़ों के आधार पर वसंत महोत्सव की छुट्टियों के पहले दिन राष्ट्रीय हाईवे पर चार्जिंग वॉल्यूम 152.05 लाख किलोवाट घंटे तक पहुंच गया, जो साल दर साल 116.32% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले वसंत महोत्सव की छुट्टियों से पहले आखिरी कार्य दिवस को राष्ट्रीय हाईवे चार्जिंग वॉल्यूम 160.269 लाख किलोवाट घंटे तक पहुंच गया, जिसमें साल दर साल 62% का इजाफा दर्ज किया गया है। वर्तमान में चीन में चार्जिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। हाईवे सेवा एरिया में चार्जिंग सुविधाएं आमतौर पर ठीक से चल रही हैं, जो इस साल वसंत त्योहार की 9 दिनों की छुट्टियों में घर लौटने और यात्रा करने के लिए लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर सकती हैं। उधर नेटवर्क प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक 2026 चीनी नववर्ष के मौके पर फिल्म की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई
50 करोड़ युआन को पार कर गई है। 2026 का चीनी नववर्ष फिल्म बॉक्स ऑफिस 15 फरवरी से शुरू हुआ, जो चीनी चंद्र पंचांग के मुताबिक अंतिम माह के 28वें दिन से लेकर नए साल के 7वें दिन तक चलेगा। इस साल वसंत त्योहार के अवसर पर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों में कॉमेडी, एक्शन, एनिमेशन और साइंस फिक्शन सहित कई विविध विधाएं शामिल हैं, जो दर्शकों के लिए एक रंगीन सिनेमाई दावत पेश करती हैं। इस साल फिल्म प्लस अवधारणा को व्यापक तौर पर उन्नत किया जाएगा, जिसमें नए व्यापार मॉडल की खोज और उपभोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। 12 फरवरी को चीन के राष्ट्रीय फिल्म प्रशासन और अन्य विभागों ने 2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन साल की शुरुआत की है, जिसके तहत पूरे साल में कम से कम 12 करोड़ युआन की फिल्म देखने वाली सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उधर पारंपरिक चीनी वसंतोत्सव के आगमन के अवसर पर शंचो 21 अंतरिक्ष यात्री दल ने अंतरिक्ष स्टेशन को वसंत उत्सव के रंगों से सजाया और देश की समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की है। यह चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के पूर्ण रूप से चालू होने के बाद मनाया जा रहा चौथा वसंत त्योहार है। मिशन कमांडर चांग लू के लिए यह दूसरा अंतरिक्ष वसंत महोत्सव है। उन्होंने कहा कि खिड़की से पृथ्वी को देखते हुए उनके मन में अपने परिवार और देश के प्रति गहरा लगाव होता है। अंतरिक्ष यात्री ऊफेई पहली बार अंतरिक्ष में वसंत त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अश्ववर्ष की तरह ऊर्जा के साथ अपने सपनों के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उधर अंतरिक्ष यात्री चांग होंगचांग ने इसे अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि वे ब्रह्मांड में नए अध्याय जोड़ते रहेंगे और देश की वैज्ञानिक प्रगति की कामना करते हैं। उधर सोमवार की रात को यानी वसंत त्योहार की पूर्व संध्या पर शंजो 21 के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर विशेष वसंतोत्सव भोजन का आनंद लेंगे। वे पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ अंतरिक्ष अवन में पहली बार तैयार किए गए केक का भी स्वाद लेंगे। उधर 15 से 24 फरवरी तक चीनी नए साल के लिए 2026 अमेरिकी युवा पिकल बॉल सांस्कृतिक आदान प्रदान यात्रा शीर्षक गतिविधि आयोजित की जा रही है। चीनी शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 190 से अधिक चीनी और अमेरिकी युवा दक्षिण चीन के क्वांगडोंग प्रांत के शनचन, दक्षिण पूर्वी चीन के जियांग्सी प्रांत के शांगयोउ, मध्य चीन के हनान प्रांत के खफे और चीन की राजधानी पेइचिंग सहित 4 शहरों में अंतर विद्यालयी आदान प्रदान, पिकल बॉल मैचों और सांस्कृतिक यात्राओं में हिस्सा ले रहे हैं। बताया गया है कि 10 दिनों के दौरान दोनों देशों के किशोर चीनी पारंपरिक नववर्ष यानी वसंत त्योहार की परंपरा जैसे रगड़ना, कागज काटना और वसंत उत्सव के दोहे चिपकाना आदि का अनुभव करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और हक्का व्यंजन बनाने, चाय पत्तियों की कटाई और प्रसंस्करण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सुंदर दृश्यों की सराहना करने के लिए इसके साथ ही वे चीनी गांवों का भी भ्रमण करेंगे। उधर 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 15 फरवरी को संपन्न हो गया, जिसमें सम्मेलन से पहले और बाद में ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में तनाव खास तौर पर साफ देखा गया। अपने समापन भाषण में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष वोल्फगांग इशिंगर ने कहा कि इस साल की सुरक्षा रिपोर्ट की थीम खत्म हो रही थी। इस पर हिस्सा लेने वालों की अलग अलग राय रही। वहीं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर न सिर्फ असर पड़ा है, बल्कि उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपडेट्स और फिक्सेस की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं इशिंगर ने कहा कि सम्मेलन में पश्चिम को लेकर गहरे संदेह पैदा हुए थे। यह सवाल उठाया गया कि क्या वे अब भी वही मूल्य साझा करते हैं, वही नियम मानते हैं और उसी टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने खास तौर पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिभागियों की चेतावनी का उल्लेख किया और इस बात की ओर जोर दिया कि कुछ सीमाओं को पार करने को गंभीरता से लिया जाने की जरूरत है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 14 फरवरी को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में कहा कि वह चीन के उस फैसले की तारीफ करते हैं जिसमें उसने 1 मई 2026 से उन 53 अफ्रीकी देशों पर जीरो टैरिफ उपायों को पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया है, जिनके साथ उनके राजनयिक संबंध हैं। 39वां अफ्रीकी शिखर सम्मेलन 14 फरवरी को अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ मुख्यालय में शुरू हुआ। अफ्रीकी संघ मुख्यालय में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैं सभी विकसित देशों और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों से यही कदम उठाने की अपील करता हूं।
गुटेरेस ने कहा कि अफ्रीका को अपने सामान के लिए शुल्क मुक्त व्यापार की आवश्यकता है। प्रतिबंधात्मक व्यापार और शुल्क नीतियां अफ्रीकी उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती हैं। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्र, स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुची द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। आज पेश है हम आपके सामने एक नई कड़ी के साथ। क्या लांचौ कभी एक नौघाट था? उत्तर और दक्षिण में वांगहो नदी पर दो नौघाटों के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेने के बाद मैं इस सवाल का जवाब खोजने में लग गया कि आखिर प्राचीन काल में रेशम मार्ग लांचौ से गुजरता भी था कि नहीं। लांचौ पहुंचने से पहले मैंने बृहद त्सुअन मंदिर के त्रिपिटक आचार्य की जीवनी पढ़ी थी। श्वेनचांग के शिष्यों द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में श्वेनचांग की पश्चिम यात्रा के मार्गों का विस्तृत वर्णन है। पुस्तक में एक जगह लिखा गया है कि जब श्वेनचांग राजधानी चंगआन से रवाना होने को थे तो वे छिंचौ वर्तमान में फेंशुई से आए श्याओदा नामक एक भिक्षु से मिले जो राजधानी में निर्वाण सूत्र के अध्ययन के बाद अपनी जन्मभूमि लौटने वाला था। दोनों एक साथ छिंचौ गए। श्वेनचांग ने छिंचौ में एक रात बिताई, फिर वे लांचौ जाने वाले एक यात्री के साथ लांचौ गए, वहां एक रात गुजारी और उन ल्यांगचौ वर्तमान उवे वासियों से भेंट की जो सरकारी घोड़े वहां ले जाने के बाद ल्यांगचौ वापस लौटने वाले थे। वे उनके साथ ल्यांगचौ गए और वहां एक महीने से अधिक तक ठहरे। इस उल्लेख से श्वेनचांग की पश्चिम यात्रा का मार्ग साफ हो जाता है। चंगआन से छिंचौ तक, चंगआन आज का शियान, छिंचौ आज का फेंशुई, छिंचौ से लांचौ और लांचौ होते हुए ल्यांगचौ, ल्यांगचौ आज का उवई तक। ल्यांगचौ वासियों का जो जिक्र है वो ध्यान देने योग्य है। हान और थांग राजवंश कालों में ही खशी गलियारे में सवारी और लड़ाई के लिए दरबार को घोड़े मुहैया कराने के उद्देश्य से बड़े बड़े घोड़ा पालन फार्म कायम हो चुके थे। ल्यांगचौ वासी घोड़े हाँक कर पश्चिम से पूर्व की ओर गए और हो सकता था कि उनकी मंजिल तत्कालीन राजधानी चंगआन ही रही हो। जब खाशी गलियारे से झुंड के झुंड में घोड़ों को राजधानी तक ले जाने वाले लांचौ से गुजरते थे तो ये साफ हो जाता है कि थांग राजवंश काल में खाशी गलियारे और चंगआन के बीच ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ये पढ़ने के बाद मेरे लिए वो अवधारणा अस्वीकार्य सी होने लगी है कि रेशम मार्ग लांचौ से नहीं गुजरता था। मैंने लांचौ विश्वविद्यालय के भूगोल शास्त्र विभाग के विद्वान श्री शिन शाओवेई से भेंट की। वे ऐतिहासिक भूगोल शास्त्र में पारंगत हैं। उनकी मान्यता है कि बृहद त्सुअन मंदिर के त्रिपिटक आचार्य की जीवनी श्वेनचांग के शिष्यों ने ही लिखी थी और उन्होंने जरूर अपने गुरु से सारी दास्तान सुनी थी। इसलिए इस पुस्तक में चर्चित पश्चिम यात्रा के मार्ग का उल्लेख विश्वसनीय है। श्री शियन ने यह भी बताया कि लांचौ में हान राजवंश काल में ही चिंगछंग काउंटी स्थापित की गई थी और वो चिंगछंग जिले के अधीन थी और सुई तथा थांग राजवंश कालों में इस काउंटी का नाम लांचौ रखा गया। इसलिए इस पुस्तक में जिस लांचौ की चर्चा की गई है वो आज का लांचौ ही है। उन्होंने अपने शोध के जरिए ये निष्कर्ष निकाला कि चंगआन से खाशी गलियारे तक जाने वाले मार्गों में एक मध्यवर्गीय मार्ग भी था। वो इस प्रकार था: चंगआन से छिंचौ, छिंचौ से लिंगथाओ, लिंगथाओ से लांचौ और लांचौ से ल्यांगचौ तक। ये मार्ग दक्षिण मार्ग से थोड़ा हटकर है और दक्षिणी और उत्तरी मार्गों के बाद बना था। मित्रों, अब आप सुन रहे हैं लेखक छे मुची की रेशम मार्ग यात्रा के आधार पर लिखित किताब रेशम मार्ग तब और अब की कड़ी। श्री शिन शाओवेई ने थांग राजवंश कालीन कविताओं के हवाले से यह स्पष्ट किया कि लांचौ एक ऐसा स्थान था जहां से प्राचीन युग में डाक मार्ग गुजरता था। सीमावर्ती क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन के लिए विख्यात कवि छनशन लगभग 714 से 770 ईस्वी तक ने चिंगछिंग यानी लांचौ के बारे में ये पंक्तियां लिखी थीं। दुर्भेद्य स्थान पर आबाद है प्राचीन दुर्ग, ऊंचे भवन फैले हैं वुलियांग तक, पहाड़ की तलहटी में बल खाता है डाक मार्ग, मग्न है चार दीवारी नदी के पानी में। प्राचीन लांचौ वांगहो नदी के तट पर बना था, इसलिए मग्न है चार दीवारी नदी के पानी में। काओलान पहाड़ी की तलहटी में पूर्व में
क्वांचुंग मैदान और पश्चिम में खशी गलियारे को जोड़ने वाला डाक मार्ग था। इसलिए पहाड़ की तलहटी में बल खाता है डाक मार्ग। कवि की इन पंक्तियों में पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग पर अवस्थित महत्वपूर्ण पड़ाव लांचौं की एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है। लांचौं शहर के मास्टर प्लान को लेकर लगी एक प्रदर्शनी में मुझे एक और सशक्त सबूत मिला, और वो था छिंग राजवंश के सम्राट क्वांगशी के शासनकाल में बना लांचौं का पूरा नजारा शीर्षक चित्र। चित्र में हुआंगहो नदी पर एक तैरता पुल दिखता है और पुल के एक सिरे के आगे एक लकड़ी का बना पगोड़ा है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ये लकड़ी का पगोड़ा थांग राजवंशकालीन निर्माण था। मुक्ति से पहले ये पगोड़ा जलकर राख हो गया था। पगोड़े की छत लोहे से बनी थी। उस पर ये शब्द अंकित थे, चांगक्वान के 9वें वर्ष में काओछांग, यानी क्योको के राजा सुइवंथाई द्वारा निर्मित। काओछांग थांग राजवंश के अधीन देश था, जो वर्तमान शिनजियांग के तुर्पान बेसिन में स्थित था। थांग राजवंश के प्रारंभिक काल में काओछांग के राजा सुइवंथाई थांग दरबार को बहुत मानते थे। उन्होंने थांग राजवंश के सम्राट काओचू को रोम से प्राप्त एक छोटा कुत्ता भेंट किया था। ये 6 इंच ऊंचा और 12 इंच लंबा कुत्ता मुंह में मोमबत्ती दबा सकता था और बागडोर खींचकर घोड़े को हाँक सकता था। जब सम्राट थाईचुंग का राज्याभिषेक हुआ तो सुइवंथाई ने सर्वप्रथम छांगान जाकर उनके दर्शन किए। जब उन्होंने लांचौं में एक लकड़ी का पगोड़ा बनवाया था तो बहुत संभव है कि शिनजियांग से छांगआन जाने और फिर वहां से लौटने के समय वे लांचौं से गुजरे थे। लांचौं का पूरा नजारा शीर्षक चित्र में जिस झूलते पुल का चित्रण है वो मिंग राजवंश काल में यानी 1376 ईस्वी में बना था। लांचौं में ये प्रथम पुल था। ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक 14वीं सदी से पूर्व लांचौं में हुआंगहो नदी के उस पार जाने के लिए केवल नाव का सहारा ही लिया जाता था। बियाबान जंगल। प्राचीन रेशम मार्ग पर अवस्थित लांचौं शहर का वर्तमान चीन में महत्व पिछले किसी भी ऐतिहासिक काल से बढ़कर है। 6ठे दशक से अब तक मैं 3 बार लांचौं का दौरा कर चुका हूँ और हर दफे मुझ पर अनूठी छाप पड़ी है। 1953 में जब मैं पहली बार लांचौं आया था तब लांचौं थिएनशुई रेलवे पर यातायात अभी अभी शुरू ही हुआ था। लांचौं शिनजियांग रेल लाइन बिछाने का काम आरंभ हो चुका था और लांचौं उत्तर पश्चिमी चीन में यातायात केंद्र का प्रारंभिक रूप धारण कर चुका था। पुराना शहर बहुत छोटा था, केवल 16 वर्ग किलोमीटर जमीन घेरे था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और हुआंगहो नदी शहर को आर पार करती हुई बहती थी। जिस होटल में मैं ठहरा था उसके चारों ओर नंगे पहाड़ थे। जहां तक नजर जा सकती थी पीले रंग की पहाड़ियां और पीले रंग की मिट्टी की दीवारें दिखाई पड़ती थी। हरे रंग की चीज तो लगभग थी ही नहीं। हालांकि पीली मिट्टी पठार पर पीले रंग का ही प्रभुत्व था, फिर भी नवजागृत प्राचीन शहर में निर्माण का ओजस्वितापूर्ण वातावरण लोगों को प्रभावित करता था। सकरी सड़कों पर विभिन्न बोलियां बोलने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वे उत्तर पश्चिम चीन के निर्माण में हाथ बटाने आए हुए थे और उत्साह और जोश से ओतप्रोत थे। 20 साल बाद 1974 में जब मैं दूसरी बार लांचौं आया तो अनुभव एकदम अलग था। मैंने लांचौं होटल में ठहरा। खिड़की खोलते ही सामने के चौक में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। दिल की गहराइयों में छिपी पीली मिट्टी पठार की पुरानी यादें फिर ताजा हो उठी। फिर जब मैं चिनार के छायादार पेड़ों की हरियाली से ढकी चौड़ी सड़कों पर निकला तो वर्षों पुराना पूर्वाग्रह दूर हो गया। मैंने पुराना लांचौं देखा था, लिहाजा ये गहरा एहसास था कि हरियाली लांचौं के लिए कितनी कीमती है। तब लांचौं सच्चे मायने में उत्तर पश्चिमी चीन में एक प्रमुख यातायात केंद्र बन चुका था। मुक्ति से पूर्व वहां 1 भी इंच रेल पटरी नहीं थी। अब 4 रेल लाइनों का एक जंक्शन है। लांचौं से शिनजियांग, शिनिन से पाओथौ और थिएनशुई तक जाने वाली रेल लाइनों पर रेलगाड़ियां दंदनाती दौड़ती हैं। लांचौं केंद्र है और वहां राजमार्गों का जाल बिछा है। हुआंगहो नदी पर 9 रेल या सड़क पुल बन चुके हैं, जबकि पहले केवल एक ही पुल था। 21 वर्षों में निर्माताओं के परिश्रम के फलों को मैं अपनी आंखों से देख रहा था। उनके हाथों एक नवोदित औद्योगिक शहर खड़ा हुआ है जिसका क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है और जो पुराने शहर के क्षेत्रफल के 130 गुना से भी ज्यादा है। मैंने विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और तेल ड्रिलिंग मशीन निर्माण प्लांट देखा। उत्तर पश्चिमी चीन में इस सबसे बड़े औद्योगिक शहर की क्षमता का आभास हुआ। कांसू प्रांत में तेल, कोयले और दुर्लभ धातुओं के समृद्ध भंडार हैं और फिर हुआंगहो नदी के ऊपरी भाग में बिजली के उत्पादन के लिए कभी न खत्म होने वाले जल साधन मौजूद हैं। इनमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि लांचौं देश के आधुनिकीकरण कार्य में अपनी अनोखी भूमिका निभाएगा। मित्रों, अब आप सुन रहे हैं लेखक छेमुछी की रेशम मार्ग यात्रा के आधार पर लिखित किताब रेशम मार्ग तब और अब की कड़ी। कुछ समय बाद
बाद मुझे एक बार फिर लांचाओ आने का मौका मिला। प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित 9 घाटों का पता लगाने के अलावा मैंने शहर में घूमकर ऐसी नई दुनिया का पता भी लगाया है जिसकी ओर कम लोगों का ध्यान जाता है। वांघो नदी के उत्तरी तट से हटकर पायथाशान नाम की एक पहाड़ी है जिसे अब एक उद्यान का रूप मिल चुका है। उद्यान में जितने भवन और मंडप हैं उनमें से अधिकांश वास्तुशिल्पी रंगचंद इन की कृतियां हैं। ये निर्माण परंपरागत चीनी वास्तुशैली के साथ साथ वास्तुशिल्पियों की कल्पनाशीलता के भी परिचायक हैं। मसलन एक तिकोना मंडप बहुत ही आकर्षक और अनोखा लगता है। नंगी पहाड़ियों का रूप बदलने के लिए नीचे वांघो नदी से पानी को ऊपर पहुंचाकर पहाड़ियों पर पेड़ पौधों की सिंचाई व्यवस्था अनूठी प्रतिभा का फल है। गाइड ने बताया कि प्राचीन काल में लांचाओ के आसपास पहाड़ों पर हरियाली ही हरियाली थी। उसकी बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर कहा, फिर कभी आपको यहाँ के बियाबान जंगल दिखाऊंगा। लांचाओ से प्रस्थान कर हमारी गाड़ी पूर्व दिशा में दौड़ती हुई लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद युईचुंग काउंटी पहुंची। कहा जाता है कि श्वेनचांग इस काउंटी के तिंगयुआन कस्बे में कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। फिर हमारी गाड़ी एक एकांतवादी में प्रविष्ट हुई और शिंगलुंग पहाड़ी की तलहटी में आकर रुक गई। एक झरने पर एक कॉरिडोर रूपी पुल खड़ा है जिसके दोनों सिरों पर एक एक मंडप है। पुल पार करने के बाद पहाड़ी ढलान पर पत्थर की सीढ़ियां बनी हैं। हम बियाबान जंगल की खोज में ऊपर चढ़ने लगे। आधे रास्ते में चंगेज खान 1162 से 1227 तक के मकबरे का पुराना स्थल दिखाई पड़ा। मकबरा कब का ही उनकी जन्मभूमि में ले जाया जा चुका था। यहाँ केवल टूटी दीवारें और 2 गगनचुंबी चीड़ के पेड़ रह गए। इन 2 चीड़ के पेड़ों की ऊंचाई 40 मीटर से कम नहीं है। आगे आगे चल रही चित्रकार चिल्ला उठी, जल्दी आइए, कितनी सुंदर छवि है। हम तेजी से कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंचे। देखा कि वो रेखा चित्र खींच रही है। सामने पहाड़ी पर तरह तरह के पेड़ दिखाई दिए। पतझड़ के अंतिम दिन थे। सूरज की रोशनी में पीले, हरे और गहरे लाल रंग के पत्ते चमक रहे थे। तबीयत में एकदम ताजगी आ गई। वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य निहारते हुए मैं चित्रकार को चित्र बनाता देखता रहा। चित्रकार बोल उठी, ये रंग मेरी पकड़ में नहीं आए। वे युवा महिला की भांति सुंदर लेकिन उतने कोमल नहीं है। उनकी खूबसूरती में उदारता और सौम्य है। मैंने पाया कि वो एकदम सही बात कर रही है। अचानक किसी ने पुकारा, ऊपर आइए, यही है असली बियाबान जंगल। हम जल्दी जल्दी चोटी पर चढ़ गए। दृश्यावली वाकई अद्वितीय थी। मैंने नीचे की ओर नजर दौड़ाई। पहाड़ियां लहरों की तरह दूर से पांवों तक चली आ रही थी। हर पहाड़ी पर देवदार के पेड़ थे। पीछे से आ रही सूरज की किरणों ने देवदार के इस जंगल की सुंदरता को तो न जाने कितना निखार दे दिया था। घास पर अधलेटा मैं दिमाग पर जोर दे रहा था कि ऐसी छवि कहीं और भी तो मैंने देखी थी। ओह, याद आया, ऐसी दृश्यावली सुप्रसिद्ध जापानी चित्रकार हिकाशियामा खाई ने अपने चित्रों में प्रस्तुत की है। शिंगलुंग पहाड़ छिलियन पर्वतमाला का पूर्वी छोर है। आगे मैं वांघो नदी पार कर छिलियन पर्वतमाला की ओर बढ़ जाऊंगा और तब शायद हिमाच्छादित पहाड़ी दृश्यों का आनंद उठाने का अवसर मिले। तो मित्रों, आज की ये कड़ी यहीं तक। अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। अगली बार अगली कड़ी के साथ हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि ड्रैगन, घोड़ा और शूकर यह तय करते हैं कि उनकी समस्या का एक ही समाधान है, और वो है कि वानर राज को वापस बुलाया जाए ताकि उस दानव को भी हरा दिया जाए और सांचांग को भी आजाद करवा दिया जाए। शूकर पहले तो इसे मानने से मना कर देता है, लेकिन जब कोई और चारा नहीं बचता तो वह इस सुझाव को मान लेता है और वानर राज के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वह झूठ बोलना शुरू कर देता है और वानर से कहता है कि सांचांग उसे बहुत याद करता है और सांचांग ने ही वानर राज को वापस बुलवाने के लिए शूकर को वहां भेजा है। पहले तो वानर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाद में शूकर और झूठ पे झूठ बोलकर अपनी बात को सच साबित कर देता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। शूकर बोला, मैंने बहुत लंबी यात्रा की है और मुझे डर है कि अब तक गुरुदेव को मेरा न लौटना खल रहा होगा, इसलिए अब यहाँ ज्यादा देर घूमते फिरते समय बर्बाद न करना ही उचित होगा। वानर ने कहा, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम मेरा पर्वत अच्छे से देख ही लेना चाहिए। अब और ज्यादा जिद न कर पाने की हालत में मंदबुद्धि शूकर वानर के साथ हो लिया। हाथ में हाथ डाले वे पुष्पफल पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर जा चढ़े। अनेक छोटे वानर भी उनके साथ साथ चल रहे थे। पर्वत सच में बहुत आकर्षक था। वानर ने वापस लौटने के बाद कुछ ही दिनों में इसे पहले की तरह बहुत ज्यादा स्वच्छ और परिष्कृत बना दिया था। इस अनुपम नजारे को देखकर शूकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भाई यह जगह बहुत अद्भुत है, जरूर ही यह संसार की सबसे अच्छी जगह होगी और सर्वोत्कृष्ट पर्वत होगा। वानर ने पूछा, क्या तुम यहाँ अपना वक्त अच्छे से सुखपूर्वक बिता सकते हो? खीसे निपोता हुआ शूकर बोला, यह भी कोई सवाल हुआ,
आपका यह पर्वत तो इस जगह का स्वर्ग है और आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं यहाँ वक्त बिता सकता हूँ। इस तरह आपस में हंसी मजाक करते हुए कुछ वक्त बिताकर वे दोनों नीचे उतर आए। उन्होंने कुछ छोटे वानरों को रास्ते के किनारे घुटनों के बल बैठे देखा। वे अपने हाथों में बड़े बड़े बैंगनी अंगूर, सुगंधित खजूर और नाशपातियाँ, गहरे सुनहरी लुकाट और चमकीले लाल हिसालू लिए हुए थे। उन्होंने अनुरोध किया, थोड़ा सा प्रातराश ग्रहण कर ले। वानर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र भाई, आपकी भूख तो फलों से बुझेगी ही नहीं, शांत ही नहीं होगी। फिर भी आप चिंता ना करें, अगर आप इन फलों को अत्यंत सामान्य न मानते हो तो इन्हें साधारण कलेवा मात्र समझकर थोड़ा सा चख भर लें। शुक्र ने कहा, हाँ, मेरी भूख तो असामान्य है, फिर भी मुझे स्थानीय खाद्य पदार्थ खाना हमेशा ही अच्छा लगता रहा है। लाइए, मैं थोड़े से फल चख लेता हूँ। जब वे दोनों फल खा रहे थे, सूर्य आसमान में चढ़ता चला जा रहा था। अब मंद बुद्धि शुकर को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी कि कहीं भाग भिक्षु की प्राण रक्षा में देर न हो जाए। उसने वानर को जल्दी करने के लिए कहना शुरू कर दिया, भाई, गुरुदेव हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उनकी प्रबल इच्छा है कि हम यथासंभव जल्दी उनके पास जा पहुँचे। वानर का जवाब था, चलो हमारी जलपट गुफा भी देख लो। शुकर बोला, आप प्रस्ताव तो बहुत अच्छा रख रहे हैं, लेकिन मैं गुरुदेव को और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता, इसलिए मुझे खेद है कि मैं गुफा में नहीं जा सकूंगा। वानर बोला, अब मैं तुम्हारा और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर अलविदा। शुकर ने पूछा, क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? वानर ने पूछा, कहाँ? यहाँ मेरे आजाद जीवन में बाधा डालने वाला अन्य कोई नहीं है। मैं जो चाहूँ वह करने के लिए आजाद हूँ। फिर मैं अपने आनंद का परित्याग कर भिक्षु किस लिए बनूं? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम जाकर थांग भिक्षु से कह देना कि जब उन्होंने मुझे भगा ही दिया तो अब वे मुझे भूल ही जाएं। मंद बुद्धि शुकर को अब वानर पर और ज्यादा दबाव डालने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गुस्से में भरकर वानर उस पर अपने लौहदंड का वार न कर बैठे। इसलिए वह विदा के कुछ शब्द बुदबुदाकर वहाँ से चल पड़ा। शुकर को जाते देख वानर राज ने दो वानर युवकों को गुप्त रूप से उसका पीछा करने को कहा और वो जो कुछ बोले उसे सुनने का आदेश दे दिया। मंद बुद्धि शुकर पर्वत पर एक कोस भी नहीं उतरा था कि पीछे मुड़कर वह वानर को संबोधित कर कहने लग गया, अरे निपुच्च वानर, तुझे तो भिक्षु बनने की अपेक्षा दानव ही बने रहना ज्यादा प्रिय है। दुष्ट कहीं का, मैंने तो तुझसे अच्छे भाव से ही पूछा था और तूने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ठीक है, नहीं आना चाहता तो मत आ, बात खत्म। थोड़ी दूर चलते हुए वह गालियां बकता चला जा रहा था। दोनों युवा वानरों ने दौड़कर वानर को सूचित किया, सम्राट, वह शुकर तो बहुत ही बेवकूफ प्राणी है, चलते चलते वह आपको गालियां देता जा रहा है। गुस्से में भरे वानर ने आज्ञा दी, उसे बंदी बना लो। शुकर के पीछे भागकर वानर दल ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया और उसे उल्टा लटकाकर उसके बाल मुट्ठी में भींच लिए और उसके कान और पूंछ पकड़े बाल उमेरते हुए उसे वापस ले आए। वानर दल घसीट कर लाए जाने से शुकर के वस्त्र तार हो गए थे। वह बड़बड़ा रहा था, मेरा तो अंत समय आ गया, अब वह जरूर मुझे मार डालेगा। उसे जल्दी ही गुफा के दरवाजे पर ले जाया गया, जहाँ एक शिलाखंड पर बैठे वानर ने गुस्से में उससे पूछा, अरे भूसा निकलने वाले मंद बुद्धि, जब मैंने तुझे यहाँ से चले जाने को कह दिया था तो फिर तू मुझे गालियाँ क्यों बक रहा था? घुटनों के बल बैठ शुकर कहने लगा, बड़े भाई, मैंने आपको गालियाँ नहीं दी, अगर दी हो तो मेरी जीभ कट जाए। मैं तो केवल यही कह रहा था कि आप साथ नहीं चल रहे, तो मुझे ही जाकर गुरुदेव को यह बात बतानी पड़ेगी। आपको गालियाँ देने की तो मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता। वानर बोला, तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। अगर मैं अपना बायां कान ऊपर उठाकर सुनने लग जाऊं तो मैं 33वें स्वर्ग में कहीं कहीं बात भी साफ तरीके से सुन सकता हूँ, और दायां कान नीचे कर लूं तो फिर तो नरक के 10 राजाओं और उनके न्यायाधीशों में क्या बातें हो रही हैं मुझे साफ सुनाई दे जाती हैं। चलते चलते तो मेरे लिए जो अपशब्द कहता चला जा रहा था वे सब मैंने सुन लिए थे। शुकर कहने लगा, अब समझा, मेरी बात सुनने के लिए आपने अपने इस दानव शीश का इस्तेमाल कर कोई रूपांतरण कर लिया होगा। वानर चिल्लाया, बच्चों, कुछ मोटे डंडे ले आओ और पहले इसके मुंह पर और फिर इसकी पीठ पर 12-12 डंडे मारो, उसके बाद मैं अपने लोह दंड से इसको खत्म कर डालूंगा। हताश होकर बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए शुकर विनती करने लग गया, बड़े भाई, मैं गुरुदेव के निमित्त अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ। उस सज्जन दयालु गुरुदेव के निमित्त? बिल्कुल नहीं। शुकर गिड़गिड़ाया, अगर उनके लिए नहीं तो मुझे बोधिसत्व के नाम पर ही छोड़ दीजिए। बोधिसत्व का नाम सुनकर तो वानर का दिल पसीज गया और वह बोला, जब तूने उनका नाम ले ही लिया है तो मैं तुझे डंडों से नहीं पिटवाऊंगा, लेकिन तू बिना झूठ बोले मुझे सच सच बता दे कि थांग भिक्षु किस जगह पर संकट में पड़े हुए हैं। जरूर इसी वजह से उन्होंने मुझे छलावा देकर बुला लाने के उद्देश्य से तुझको यहाँ भिजवाया है। शुकर ने आपत्ति की, वे किसी संकट में नहीं पड़े हैं, विश्वास कीजिए, उन्हें आपकी कमी ही खल रही है। वानर बोला, तुझे तो मार पड़नी ही चाहिए। अरे जल बुद्धि, तू अभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश किए जा रहा है। मैं भले ही जलपट गुफा वापस चला आया हूँ, लेकिन मेरा मन बराबर ही तीर्थ यात्री के साथ रहा है। गुरुदेव पल पल पर किसी न किसी मुसीबत में जरूर ही पड़ते रहे होंगे। अब अगर तू डंडे नहीं खाना चाहता तो तुरंत ही मुझे पूरी बात सच सच बता दे।
एक बार फिर से दंडवत प्रणाम कर शुकर बोला, जी हाँ, मैंने आपको धोखा देकर अपने साथ ले जाना चाहा था, लेकिन मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि आप इतनी आसानी से मेरा जोड़ पकड़ लेंगे। अब आप कृपया मुझे न मारे, मुझे छोड़ दे, फिर मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। वानर बोला, आप ठीक है, खड़ा हो जा और मुझे विस्तार से पूरी बात बता। युवा वानरों ने उसके हाथ खोल दिए। शुकर खड़ा होकर घबरा कर इधर उधर देखने लग गया। वानर ने पूछा, क्या देख रहा है? शुकर ने कहा, मैं भाग निकलने के लिए उस खाली चौड़े मार्ग को देख रहा हूँ। वानर बोला, उससे तुझे कोई फायदा नहीं होगा। तू अगर मुझसे 3 दिन पहले भी भागना शुरू कर दे, तब भी मैं तुझे जा पकड़ूंगा। चल अब बताना शुरू कर दे। अब इस बार अगर तूने मुझे नाराज कर दिया तो समझ लेना तेरा अंत ही आ जाएगा। शुकर ने कहना शुरू कर दिया, मैं आपको केवल सच बताऊंगा। आपके यहाँ लौट आने के बाद भिक्षु रेतात्मा और मैं गुरुदेव के अंग रक्षक बन गए थे। एक दिन एक घना चीड़ वन देखकर गुरुदेव वहाँ घोड़े से उतर गए और मुझे कुछ भिक्षा ले आने का आदेश दिया। बहुत दूर जाने पर भी मुझे कोई नहीं दिखा। मैं इतना थक गया कि वही घास पर सो गया। मैंने यह सोचा भी नहीं था कि गुरुदेव मेरी खोज में भिक्षु रेतात्मा को भिजवा देंगे। आप तो जानते ही हैं कि गुरुदेव कितने अधीर स्वभाव के हैं। वे खुद भी इधर उधर घूमने के लिए निकल गए। वन से बाहर निकल आने पर उन्होंने एक चमकीला स्वर्ण मंदिर देखा। वे उसे कोई मठ समझ बैठे, लेकिन वहाँ पीत चीवरधारी नामक एक दुष्ट आत्मा रहता था। उसने गुरुदेव को बंदी बना लिया। जब मैं और भिक्षु रेतात्मा वापस लौटे तो हमें वहाँ केवल अपना सामान और सफेद घोड़ा ही दिखा। गुरुदेव वहाँ से जा चुके थे। हम उनकी खोज में गुफा दरवाजे तक जा पहुँचे और हमने उस दानव के साथ संग्राम किया। सौभाग्यवश गुरुदेव को उस गुफा के अंदर ही एक रक्षक मिल गया। वह थी हस्ती राज्य के राजा की तीसरी पुत्री, जिसे दानव अपहरण कर लाया था। उसने अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव को एक पत्र दिया और उस नरभक्षी पिशाच को उन्होंने आजाद कर देने के लिए राजी करवा लिया। राजधानी पहुंचकर वह पत्र दे देने पर वहां के राजा ने गुरुदेव से उस दानव का दमन कर राजकुमारी को वापस ले आने की प्रार्थना की। भाई, आप ही बताइए, क्या गुरुदेव दानव को कभी हरा सकते थे? हम दोनों शिष्य उस दानव से लड़ने गए, लेकिन वह हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकला। उसने भिक्षु रेतात्मा को बंदी बना लिया और मुझे वहां से भाग निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं जाकर घास में छिप गया। वह दानव खुद को एक स्वरूपवान विद्वान में बदलकर हस्ती राजा दरबार में जा पहुंचा। वहां उसने राजा को अपना परिचय उसके जमाता के रूप में देकर गुरुदेव को एक बाघ में बदल दिया। आधी रात के समय सफेद घोड़ा खुद को ड्रैगन में बदलकर गुरुदेव की खोज में निकला। वे तो उसे नहीं मिले, लेकिन उसने दानव को रजत शांति महाकक्ष में बैठे मदिरा पान करते पाया। इसलिए वह एक प्रासाद सुंदरी बन गया और उसने मदिरा ढालना शुरू कर दिया। उस नरभक्षी पिशाच के टुकड़े टुकड़े कर देने के विचार से उसने एक अंग नृत्य भी किया, लेकिन दानव ने एक दीपाधार से उसकी पिछली टांग घायल कर दी। उस सफेद घोड़े ने ही मुझे आपको ले आने के लिए यहाँ भिजवाया है। उसने कहा था कि हमारे बड़े भाई एक भद्र और सौजन्यशील प्राणी है और भद्र पुरुष कभी बैर नहीं पालते। वे जरूर ही आकर हमारे गुरुदेव की रक्षा करेंगे। अब मैं आपसे कातर अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया यह याद रखें कि अगर कोई एक दिन के लिए भी गुरु रह चुका हो तो उसके साथ आजीवन पितृवत व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं भी आपसे गुरुदेव की रक्षा करने की विनम्र प्रार्थना करता हूँ। वानर कहने लगा, मंदबुद्धि, आने से पहले मैंने तुझे बार बार कहा था कि अगर कोई दानव गुरुदेव को कभी पकड़ ले तो तू उसको ये बता देना कि उनका सबसे बड़ा शिष्य मैं हूँ। फिर तूने उस दानव को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? शुकर ने सोचा कि निमंत्रण की अपेक्षा किसी युयुत्सु द्वारा दी गई चुनौती से ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होती है। इसलिए वह बोला, यही अच्छा होता अगर हमने आपका नाम लिया ही न होता। आपका नाम लेने पर तो वह दानव और ज्यादा उग्र हो उठा। वानर ने पूछा, तुमने उससे क्या कहा था? मैंने कहा था कि दयालु दानव, कृपया हमसे शिष्टतापूर्ण व्यवहार कीजिए और हमारे गुरुदेव को कोई नुकसान न पहुंचाइए। वानर भाई हमारे बड़े हैं, वे दानवों का वध करने में बहुत दक्ष हैं। उनमें अपार इंद्रजालिक शक्तियां हैं। अगर वे आ गए तो आपका वध निश्चय ही कर देंगे और आपकी अंत्येष्टि क्रिया भी संपन्न नहीं हो पाएगी। यह सुनकर वह दानव और भी ज्यादा नाराज होकर कहने लग गया, मैं उस वानर से नहीं डरता। अगर वह यहाँ आया तो मैं उसकी खाल खींचकर अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा। मैं उसकी हड्डी चबा जाऊंगा और उसका हृदय निगल लूंगा। यूं तो वानरों में मांस कम ही होता है, लेकिन मैं उसका मांस निकालकर उसे गहरा भून लूंगा। अब क्या था, यह सुनते ही वानर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वह उछलने कूदने और अपने कान खींचने गाल खुजलाने लग गया। उसने पूछा, क्या उसने मेरे बारे में यह सब कहने की हिम्मत की थी? शुकर बोला, बड़े भाई आप इतना उत्तेजित न हो, शांत हो जाइए। आपको बताने के लिए मैंने उसके सारे अपशब्द मुखस्त कर लिए थे। वानर कहने लगा, चलो, यूं तो मैं न जाता, लेकिन जब उसने मेरा इतना अपमान कर दिया है तो अब तो मुझे उसको बंदी बनाना ही पड़ेगा। चलो हम तुरंत चल पड़ते हैं। जब 500 साल पहले मैंने स्वर्ग प्रासाद को ध्वस्त किया था, तब सारे स्वर्ग सेनापति मुझे देखते ही मेरे सामने जमीन पर गिरकर प्रणाम किया करते थे और मुझे महान मनीषी कहकर बुलाते थे। उस नीच दानव को मेरी पीठ पीछे मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हो गई?
इसका बदला लेने के लिए मुझे उसे बंदी बनाकर उसके शव के चिथड़े चिथड़े करने पड़ेंगे। यह कर लेने के बाद ही मैं यहाँ वापस आऊंगा। शुकर बोला, बहुत ठीक। उस दानव को पकड़कर बदला ले लेने के बाद यह निश्चय आप ही करेंगे कि आप हमारे साथ यात्रा पर चलेंगे या नहीं। चट्टान से नीचे कूदकर जल्दी ही गुफा के अंदर जाकर महान मनीषी ने अपने दानव वाले वस्त्र उतार दिए। वह कसीदा कढ़ी बंडी और व्याघ्र चर्म का लहंगा पहनकर लौह दंड उठाकर बाहर निकल आया। आतंक में भरी वानर प्रजा ने उसे रोकने की कोशिश में कहना शुरू कर दिया, सम्राट महान मनीषी, आप कहाँ चले जा रहे हैं? क्या हम पर कुछ और वर्ष शासन करने में आपको मजा नहीं आएगा? वानर ने जवाब दिया, बच्चों, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे जाकर थांग भिक्षु की रक्षा करनी है। पृथ्वी और स्वर्ग में सभी यह जानते हैं कि मैं थांग भिक्षु का शिष्य हूँ। वास्तव में उन्होंने मुझको अपने पास से भगाया नहीं था। उनकी तो केवल यही इच्छा थी कि मैं एक बार अपने घर का चक्कर लगा आऊं और जरा सा आराम कर लूं। अब मुझे यह समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। तुम सब अपने इस परिवार का पूरा ध्यान रखना। मौसम आते ही वेत वृक्ष और चीड़ रोप देना और कुछ भी नष्ट मत होने देना। धर्म ग्रंथ लेकर पूर्व लौटने तक मुझे अपने गुरुदेव का अंग रक्षक बना रहना पड़ेगा। उसके बाद अपना उद्देश्य पूरा कर मैं तुम सबके साथ रहने के लिए सुखी प्रदेश में जरूर लौट आऊंगा। वानरों ने उसके आदेश को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। शुकर का हाथ पकड़कर वानर एक मेघ पर जा चढ़ा और गुफा से निकल गया। पूर्वी महासागर पार कर लेने के बाद वह पश्चिमी तट पर नीचे झुका और बोला, तुम अपनी चाल से चलते रहो, मैं जरा सागर में स्नान करूंगा। शुकर ने कहा, हमें जल्दी ही चलना चाहिए, समय बहुत कम है। ऐसी स्थिति में आप स्नान कैसे कर सकते हैं? वानर ने जवाब दिया, तुम नहीं समझ पाओगे। इतने दिन से घर पर रहते हुए मेरे शरीर से दानव गंध आने लगी है। मुझे डर है कि शारीरिक स्वच्छता के प्रति अति आग्रही हमारे गुरुदेव को उस गंध से आपत्ति होगी। अब शुकर की समझ में आया कि वानर वास्तव में शुद्ध हृदय और गुरु के प्रति आंतरिक निष्ठावान मस्तिष्क से ही कह रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शादांग का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 你好点了吗？ क्या आप अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? 在医院里真没意思。 अस्पताल में रहना बहुत दिलचस्प नहीं है। 你这个星期能出院吗？ क्या आपको इस हफ्ते अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी? 祝你早日恢复健康。 शुभकामना है कि आप जल्दी से अच्छे हों। शाओथंग जी, मैं अस्पताल जाकर एक चीनी मित्र को देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं वहाँ जाकर चीनी में मैं कैसे उनका हालचाल पूछूं? सर्वप्रथम आप उनके रोग के बारे में पूछ सकते हैं। 你好点了吗? क्या आप अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? 你好点了吗? 你 अब 你好点儿 का अर्थ है कुछ अच्छा लगना। 好点儿 माँ प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगने वाला शब्द। 吗? 你好点儿了吗? क्या आप अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? 你好点了吗? आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你好点儿了吗? 好些了，你那么忙还来看我？ 你好点儿了吗? क्या आप अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? 你好点了吗? 好点儿 का अर्थ है अच्छा लगना। 好点儿 आइए एक बार फिर सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你好点了吗？ 好些了，你那么忙还来看我？ अस्पताल में कई दिनों तक रहने पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरा विचार है कि आप उन्हें ये वाक्य कह सकते हैं। 在医院里真没意思。अस्पताल में रहना सचमुच दिलचस्प नहीं है। 在医院里真没意思。
在 पर 在 医院 अस्पताल 医院 里 में 里 真 सचमुच 真 没意思 दिलचस्प नहीं 没意思，在医院里真没意思 अस्पताल में रहना सचमुच दिलचस्प नहीं है 在医院里真没意思。 आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत 在医院里真没意思。你这个星期能出院吗？差不多。你这个星期能出院吗？क्या आपको इस हफ्ते अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी? 你这个星期能出院吗？你 आप 你这个星期 इस हफ्ते 这个星期能 सकना 能出院 अस्पताल छोड़ना 出院？你这个星期能出院吗？你这个星期能出院吗？क्या आपको इस हफ्ते अस्पताल से छुट्टी मिल सकेगी? आए एक बार फिर सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत 在医院里真没意思。你这个星期能出院吗？差不多。祝你早日恢复健康。शुभकामना है कि आप जल्दी से अच्छे हों। 祝你早日恢复健康。祝你 आपके लिए शुभकामना 祝你早日 जल्द 早日恢复 पहले जैसा होना 恢复健康 स्वास्थ्य 健康。祝你早日恢复健康。祝你早日恢复健康。शुभकामना है कि आप जल्दी से अच्छे हों। अच्छा आज के पाठ की दूसरी बातचीत एक बार फिर और फिर तीसरी बातचीत सुने बातचीत 2在医院里真没意思。你这个星期能出院吗？差不多。 बातचीत 3你好好休息，好的，谢谢你来看我。祝你早日恢复健康。तो आइए आज के पाठ की सारी बातचीत सुने बातचीत 1你好点了吗？好些了。你那么忙还来看我？ बातचीत 2在医院里真没意思。你这个星期能出院吗？差不多。 बातचीत 3你好好休息，好的，谢谢你来看我。祝你早日恢复健康。 अभी आपने आज के पाठ की सारी बातचीत सुनी। आशा है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा अब राकेश वत्स और साधांग को आज्ञा दें फिर मिलेंगे नमस्कार। नमस्कार। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।